फ्रेंड्स, आज दिनांक 15 जून 2021, क्लास 7th। सब्जेक्ट है आज का सिविक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनका हम रिवीजन करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे सबके सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उससे एक कदम आगे सिविक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 हमारा संविधान। ये नागरिक शास्त्र के अंतर्गत जो हमारा एक लेसन हुआ है इसका नाम है हमारा संविधान। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर वाले विकल्प के सामने वाले गोले को काला कीजिए। का है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो कौन सा है इसका सही उत्तर? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरोजिनी नायडू और एच.बी. कामत। तो सबसे पहला इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 10, 8, 6 और 5। तो कितनी है? 6 है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दूसरे का संविधान सभा के बारे में लिखिए। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। भारत का संविधान बनाने के लिए भारत सरकार ने सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। प्रश्न है दूसरे का, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अभिप्राय है? तो उसका उत्तर है कि भारतीय संविधान में किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता नहीं दी गई है और इसमें सभी धर्मों का समान आदर किया गया है। नेक्स्ट है भारत लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ गणराज्य भी है, स्पष्ट कीजिए। हमारे देश में शासन वंशानुगत न होकर जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी है? देखिए, राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व को निखारने और इनके संपूर्ण जीवन यापन के लिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी भी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमाघरों में जाने से रोका नहीं जा सकता है। फिर इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत भी कर दिया गया है। है नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए क्यों जरूरी है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए वे अधिकार हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु करती है, जैसे शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के रोजगार की व्यवस्था करना, यातायात सुरक्षा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में से कोई एक अंतर बताइए। तो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरोध में मुकदमा
करने का अधिकार होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को मानने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया सकता। जहाँ है संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? नंबर 1 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 2 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, तीसरा है हमारा थर्ड समानता का अधिकार। जहाँ है संविधान में दिए गए किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए, तो इसका उत्तर है संविधान में दिए गए 2 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। जहाँ है हमारे देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण है? जिस देश में लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वहाँ एक संविधान होता है। भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है, अतः इसका भी अपना एक संविधान है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है, अतः हमारे देश के लिए संविधान बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आप क्या अधिकार चाहते हैं? तो नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है आपको क्या कर्तव्य करने चाहिए? नंबर 1 आदर्शों का पालन करना चाहिए, दूसरा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, तीसरा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। इसमें हमारा पहला लेसन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 1 का पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो देखिए पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। मेंटल भी 2 परतों, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल में विभक्त है। क्रोड भी आंतरिक और बाह्य क्रोड में बटा हुआ है। उसके बाद है भूपर्पटी, खा क्वेश्चन है। भूपर्पटी यानी जो क्रस्ट है कि सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है? भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई पर्वतों के नीचे होती है। पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई कहीं कहीं 70 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला लावा कहाँ एकत्र रहता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाला जो लोहा है यानी लावा है वो पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। नेक्स्ट है आग्नेय शैलों की विशेषताएं। देखिए तो आग्नेय शैलों की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं कि ये कठोर होती हैं, तो इन अतः अपरदन कम होता है। उसके बाद है सेकंड, ये शैल रवेदार और दानेदार होते हैं। तीसरा है इन शैलों में परत नहीं पाई जाती है। चौथा है इन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। पाँचवा है इन शैलों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। छठा है इन शैलों में बहुमूल्य खनिज पदार्थ सोना, चांदी, अभ्रक आदि मिलते हैं। और इसका ड़ा क्वेश्चन है। ड़ा में है रूपांतरित शैलें कैसे बनती हैं? आग्नेय शैल और परतदार शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप यानी जो हमारी रूपांतरित शैल बनती है। नेक्स्ट है यहाँ कुछ शैलों के नाम दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 है ये, उन्हें सही वर्ग में लिखिए। तो कुछ वर्ग है, तो देखिए इसमें ऊपर से हम छाट सकते हैं कौन कौन से। आग्नेय शैल कौन कौन सी? तो अभ्रक है, बेसाल्ट है और ग्रेनाइट है। अवसादी शैल कौन सी हैं? तो अवसादी शैलों में कोयला है, चूने का पत्थर है और बालू है। उसके बाद है रूपांतरित शैलें कौन सी हैं? तो उसमें संगमरमर है, स्लेट है, ग्रेफाइट और हीरा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रश्न नंबर 3 है। इसमें है कि
गलत शब्द को काट कर वाक्य सही कीजिए। तो इसमें 2 शब्द दिए हुए, एक काट रखा है, तो अब बहरहाल आपको याद करना है कि सही कौन सा है। तो का है कि अग्नेय शैल जो कौन थे कठोर एवं रवेदार होते हैं। खा है परतदार शैलों की उत्पत्ति में नदियों का बड़ा हाथ होता है। गा है रूप तथा गुणों के परिवर्तन से बनी शैल को रूपांतरित शैल कहते हैं। घा है चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है। ड़ा है हिमालय पर्वत परतदार शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है पृथ्वी की ऊपरी परत को सियाल कहते हैं। खा है पृथ्वी की सबसे निचली परत को निफे कहते हैं। गा है चूना पत्थर रूपांतरण के फलस्वरूप संगमरमर बनता है। और गा है मेंटल की ऊपरी परत को दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा है लेसन नंबर 2। इसमें पर्वतों के बारे में चर्चा है। तो लेसन नंबर 2 जो हमारा है, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल रूप, इसका प्रश्न नंबर 1 देखिए। बलित पर्वतों से आप क्या समझते हैं, या बलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? विश्व के किन्हीं 3 बलित पर्वतों के नाम लिखिए। तो इसमें है कि जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन यानी फोल्ड पड़ जाता है, तो उसे वलित या मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। विश्व के 3 बलित पर्वत जो प्रमुख बलित पर्वत है वो हिमालय, आल्प्स और एटलस हैं। फिर नेक्स्ट है कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं? तो देखिए इसका जो उत्तर है वो है ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है। इसे ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 का गा है पठार किसे कहते हैं? ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए इसका उत्तर है पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं, जबकि भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल या सपाट एवं सपाट होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 1 का घा कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो इसमें है कि महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। प्रश्न नंबर 2 इसी में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है इसका पहला जो उसका रिक्त स्थान है, पर्वत, पठार एवं मैदान पृथ्वी पर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैरन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप? तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। इसी की श्रृंखला में अब प्रश्न नंबर 3 का जो हमारे सामने है, सही जोड़े मिलाइए, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक तरफ देखना लिखा हुआ है बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत। दूसरी तरफ लिखा हुआ है विसुवियस, नर्मदा, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो इसका सही मिलान करना है। तो बलित पर्वत किसका क्या है, किसका उदाहरण है? हिमालय का। ज्वालामुखी पर्वत विसुवियस पढ़ाया हुआ है आपका। भ्रंश घाटी नर्मदा नदी जो है जो वहीं से बह के निकलती है, ठीक है। तो भ्रंश घाटी है, वहाँ पर उत्पन्न हो गई।
ब्रंश पर्वत कौन सा है? पश्चिमी घाट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो हमारी श्रृंखला थी आज प्रश्नों की, ये कंप्लीट होती है। हम लोगों ने अब तक जितना भी स्टडी किया था उन सबको हम लोगों ने रिवाइज़ कर लिया है। आगे आगामी प्रश्नों की श्रृंखला में अगर कभी जो होते हैं प्रश्नोत्तर, तो आगे आपको इसकी सहायता मिलेगी। आप इससे पहले का वीडियो और ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आपके जो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, इसको आप आसानी से निकाल ले जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के आ सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।